This is Neeraj Sharma again for second round of CBSE curriculum discussing the salient features जो इनके मुख्य इसका प्रारूप बनाने से पहले जो इसके मेन पार्ट्स हैं, जो मेन थिंकिंग है या जिन बेसिस पे इस नए करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ चीज़ें या मैक्सिमम चीज़ें वही लगेंगी जो पहले सीबीएसई बार बार स्ट्रेस देती रही है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है उसकी जो ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूशन होनी है उसके ऊपर। ओके, ये सारी चीज़ें पहले ही हैं, ये पेपर वर्क पहले ही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें एक थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करनी है, हमें टेक्निकल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है, हमें वोकेशनल एजुकेशन की इंटीग्रेशन करनी है, हमें आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके आना है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, हमें जो टीचर और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चाहे वो डिफरेंट टूल्स हैं। और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमेशा सीबीएसई करती है, मैंने मैथ्स पढ़ाते हुए 10th में देखा कि मैक्सिमम एक्टिविटीज़, क्विज़ेस, क्रॉस पजल्स, एवरीथिंग वो सारी की सारी इसने बना के दी हैं सीबीएसई ने। इसका मतलब ये हुआ कि सीबीएसई ने कंप्लीट हैंड होल्डिंग की है टीचर्स की, ठीक है। द ओनली थिंग इज द टीचर्स हैव टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन ऑफ द प्री प्लान्ड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सिलेबस को बाइफरकेट कर देना, पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशन एग्जाम्पलर ये वो जो उससे बाहर आने की जरूरत है टीचर को। मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की जरूरत है टीचर को, ना कि स्ट्रेट वे वही काम करने की जरूरत है। ओके, so this is our responsibility. Let us understand and let us continue to understand. Let us keep doing the good work which we are always doing. And I know very well, teacher's task is not easy in this present scenario. Okay, and specifically, as my dear friend, a very senior principal says, कि प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पे टीचर्स के पास जो एनवायरनमेंट चाहिए टीचर को काम करने के लिए, ठीक है, तो यदि उनको कहा जाए कि नहीं ऐसे ऐसे ये आपको दे दिया, इसके अकॉर्डिंग इन्हीं लाइंस पे काम करना है, तो टीचर्स की क्रिएटिविटी भी डेंट हो जाएगी। और जहाँ पे हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करते हैं वहाँ पे हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि टीचर को क्लास में एनवायरनमेंट देना है, माहौल देना है, क्योंकि जो पीयर ग्रुप लर्निंग है, जो सबसे ज़्यादा लर्निंग 80 से 90% से ऊपर की लर्निंग जो होती है वो पीयर ग्रुप लर्निंग होती है। वो आपस में बच्चे सीखते हैं, पीयर ग्रुप से सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं। लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम 7वें सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 6 सब्जेक्ट तो हम पहले ही पढ़ा रहे हैं 6th के लेवल पे। अगले साल हम 7th के लेवल पे पढ़ाएंगे 3 लैंग्वेजेस, फिर हम 8th पे जाएंगे। और जो सीबीएसई का प्लान है जो उसने दिया हुआ है 28 29 तक और 29 30 तक, उस केस में वो 10वीं तक जो हम 6 के लिए स्टार्ट करेंगे वो 10th तक जाएगा इनके साथ। सो मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, एक दूसरे कल्चर को समझना, अपने कंट्री के बारे में एक चाहे वो ईस्ट से हो चाहे वो साउथ से हो, ओके, और एक दूसरे की लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिफरेंसेस हैं, जो कल्चर के डिफरेंसेस हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का ध्यान रखना, जो कि 7th सेलिएंट फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक। वो तो जब हमने शुरू में ही अपना संविधान दे दिया कि संविधान की प्रेम्बल दे दिया कि हम जो भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं और देश के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो इसका मतलब जो एथिकल डिफरेंसेस हैं, जो सारे डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को करना बहुत ज़रूरी है, उन डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, हर बंदे की एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो 7वां जो सेलिएंट फीचर है, हमने कल 6 सेलिएंट फीचर डिस्कस किए थे, कि अंडरस्टूड है कि जो 6th के करिकुलम के लिए हम एक सेपरेट सेशन कर सकते हैं और हम एक वेबिनार भी कर सकते हैं, हम एक इंटरेक्टिव सेशन भी प्लान कर सकते हैं। तो वो जैसे जैसे मेरे साथी जितने भी आप कलीग्स हैं जैसे जैसे प्लान करेंगे वो हम कर सकते हैं।
ओके। तो अब देखिए इसमें जब वो स्ट्रेंथनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये कोई नई बात नहीं है, राइट। किसी भी देश के लिए बहुत सारी पुरानी कहावत है, डोंट आस्क द कंट्री व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट टेल व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ही हैं ये। ओके। कास्ट और क्रीड के बेसिस पे या किसी भी डिफरेंसेस के बेसिस पे किसी भी प्रकार की राइटिंग, ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो हमारे एथोस हैं, जो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। ये मत देखिए अगर सिर्फ अपने देश में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। एथनिक कम्युनिटीज जो हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, दे आर गेटिंग इन्फ्यूरिएटेड क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजीज आ गए हैं। और सोशल साइंस के जो टीचर्स हैं, उनका ये एक स्पेसिफिक जॉब है कि वो इन इश्यूज को क्लास में डिस्कस करें कि ये होना नहीं चाहिए। बच्चों के दिमाग में ये बात घर करनी चाहिए कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्यों हुई ये चीजें। यही एजुकेशन का, यही शिक्षा का मेन पर्पस है, राइट। तो जो इसका सेवंथ पॉइंट है वो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमें हम देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। ओके, जय जवान जय किसान, ये सब चीजें हम बच्चों को करवाते हैं। इन्हीं को स्ट्रेंथन करना जरूरी है, अपनी ड्यूटीज के बारे में कोशिश करना जरूरी है। और ये कहाँ से शुरू होती है? डस्टबिन के अंदर पेपर्स फेंकने से, अपनी पेंसिल की फाइलिंग्स के पेपर्स को ढंग से रखने से, ये वहां से शुरू हो जाती है सारी सिचुएशंस। ओके। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज। अब यदि हम एक स्टीरियोटाइपिंग कर दें, यदि हम किसी भी चीज की स्टीरियोटाइपिंग कर दें, हम स्टीरियोटाइपिंग ना करें। ओके। स्टीरियोटाइपिंग करने की बजाय हम हर चीज को, उसको मल्टी डिसिप्लिन से अप्रोच से ऐड करें। देखिए, हर बच्चा मैथ्स का मास्टर नहीं हो सकता, हर बच्चा सोशल साइंस का मास्टर भी नहीं हो सकता, हर बच्चा साइंस का मास्टर भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे में जो इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, वो डेवलप करना, हमारा जो माहौल है स्कूल का, एजुकेशन, इस पे बहुत बड़ा फोकस है स्कूल के। जो पिछले हमारे प्रीवियस पॉइंट में आया था कि रैशनल थॉट्स को हमें फोस्टर करना है, ऑटोनॉमी देनी है, टीचर्स को काम करने की, क्रिटिकल थिंकिंग की, टीचर्स को ओपन काम करने की, प्लानिंग करने की, ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यदि हम एक सेट ढर्रे में बांध देंगे तो फिर वो मुश्किल होगा। ओके। तो खासतौर पे सेकेंडरी लेवल पे, जैसे सेकेंडरी का मतलब ये हुआ कि नाइन्थ और टेंथ के लेवल पे जो वीकनेस है उसको निकालने की जरूरत है। क्योंकि यदि नाइन्थ और टेंथ को यदि हम मान लें कि ये फाउंडेशन है जो आगे बच्चे ने जाके लेना है, और जो सिक्स से लेके एट्थ, सिक्स टू एट्थ का जो काम है वो है इसके ऊपर काम करना, कि नाइन्थ और टेंथ के अंदर जो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, उसके ऊपर काम करना। और टू स्ट्रेंथन, टू हेल्प द पेरेंट्स अंडरस्टैंड, पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करना कि पेरेंट्स, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो इंडस्ट्री से डिपेंड करता है ना। दूसरी बात, ये बात पहले भी थी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है या बैंकिंग के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में, अब ये चीजें जो कि सीबीएसई ने बहुत पहले कह दिया था कि आप बच्चों को पोस्ट ऑफिस दिखाओ, बच्चों को बैंक दिखाओ कि काम बैंक कैसे करता है, बच्चों को दिखाओ कि सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे काम करती हैं, है ना। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है, बच्चों को पंचायत की वर्किंग दिखानी जरूरी है, ठीक है। तो यदि हम दिखाएंगे तो वो सीखेंगे, वो समझेंगे, और तभी उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने समाज के प्रति। ओके। यदि वो नहीं आएगी तो फिर वही होगा, एक सिंगल स्टेक एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को तैयार करते जाएंगे और एंड प्रोडक्ट वही आएगा, बच्चे कॉन्सेप्ट में वीक हो जाएंगे। अभी भी जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटीग्रेट आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। टीचिंग डिसिप्लिन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। क्या सिखाता है फिजिकल एजुकेशन? क्या सिखाता है? आर्ट। आर्ट सिखाता है, आर्ट निकालता है, चाहे वो म्यूजिक की फॉर्म में है, चाहे वो डांस की फॉर्म में है, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंटल है, ये सब चीजें मैं आर्ट में कवर करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये सब आर्ट से कवर्ड है।
इसीलिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बच्चा आर्ट्स में, इसलिए आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को साथ रखा है। लेकिन आर्ट इंटीग्रेशन, प्रेजेंटेशन का जो मेन काम है वो आर्ट है, और प्रेजेंटेशन जिसकी अच्छी है वो उसके उसके लिए बहुत सारे सक्सेस के चांसेस है, रास्ते खुल जाते हैं। ओके, इंटीग्रेट और डिफाइन लर्निंग स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट। आर्ट इंटीग्रेशन को असेस करना जरूरी है कि बच्चे ने कैसा किया है उसमें। ओके, यदि क्रिएटिविटी नहीं है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये बच्चा क्रिएटिव क्यों नहीं है, क्रिएटिव क्यों नहीं है, why the child is not creative, why the child is not participating in games seriously। पहली बात तो हमारे यहाँ पे कल्चर कम है, आप देखोगे कि झारखंड इस साइड में लोग फुटबॉल खेलते हैं बहुत सीरियसली, और बहुत अच्छे प्लेयर ईस्ट से देखिए आप, हमारे को बॉक्सिंग में मिलते हैं, हरियाणा में देख लीजिए आप, जगह जगह, पंजाब में भी रूरल, जगह जगह आपको बच्चे क्रॉस कंट्री मारते हुए लगाई दे देंगे। और तो इसमें हमें इंटीग्रेट आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो फिजिकल एजुकेशन या गेम्स या स्पोर्ट्स की जो सबसे खास बात है, हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाना। फेलियर इन द सेंस लूजिंग, सपोज वी हैव लॉस्ट टू समथिंग, we should understand the other person was better than us, and that is the purpose of education। अब परफॉर्मेंसेस को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। अभी तक हम क्या करते, एक ग्रेड देते थे, कैजुअल ग्रेड दे दिया, अभी स्पोर्ट्स का ग्रेड दे दो, आर्ट एंड क्राफ्ट में ग्रेड दे दो, ठीक है ना जी। कोई स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं थी कि आर्ट का मतलब क्या सिखाना है, स्केचिंग सिखानी है, म्यूजिक सिखाना है, डांस सिखाना है, किस टाइप की आर्ट फॉर्म वो बच्चा लाइक करता है। और मैं आपको, हैरानी है मुझे कि हमारे जो साउथ वाला जो रीजन है, या जो महाराष्ट्र साइड में जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चों के डांस ग्रुप्स हैं, डांस क्लब्स हैं, इको क्लब्स हैं और एक्टिविटीज हैं, राइट। और ये एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं। क्लब एक्टिविटीज के ऊपर पहले भी क्लब एक्टिविटीज क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले भी इसी के थ्रू वो फोकस करता है। अभी अभी इको क्लब कंपल्सरी किया था। अभी देखो इलेक्शन लिटरेसी क्लब बनाए थे हमने सब एजेंट स्कूल में, इलेक्शन इलेक्टोरल लिटरेसी के क्लब्स बनाए थे। ये सारे क्लब्स बनाए गए, फिर हमने इको क्लब जनरेट किया, ठीक है, फिर हमने क्लीनलीनेस के लिए क्लब जनरेट किया, फिर हमने डांस क्लब, मतलब कितनी वैरायटी है। अब एक क्लास में 40 बच्चे हैं, हो सकता है कि इलेक्ट्रल लिटरेसी सबके लिए जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी सबके लिए जरूरी है, ये सबको समझना जरूरी है, राइट। आपने आपने एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, यंग हसलर यंग हसलर यंग हसलर। ओके, देखिए क्या है यंग हसलर, कैसे वो अप्रोच है, क्या उसकी अप्रोच है, ये देखना जरूरी है। ओके, वोकेशनल जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। हमने गांव का डिस्कस किया था, नाइन्थ तक जो हम, जैसे हम वो जो काम हम 8th तक करते हैं वो 9th तक करते हैं, तो वहां पे ये ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग, चाहे वो कारपेंट्री से लेके, चाहे वो प्लम्बिंग से लेके, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, ओके, राइट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, राइट, और मल्टीपर्पज वर्कशॉप ये जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे एक स्टूडेंट थे, जब मैंने वाज पोस्टेड एट जाखल, वो बच्चा 6th ऑनवर्ड्स ना कभी साइंस कर पाता था ना मैथ्स कर पाता था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि धीमान एक बहुत स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग गोत्र है, एंड दे आर रिस्पेक्टेड ऑल ओवर। ये जितनी भी आप पंजाब में कंबाइंस देखते हो, जांगड़ा, जिनको हम बोलते हैं रामगढ़िया, और ये जो गोत्र है बहुत, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कारपेंट्री, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल्स बनाते हैं वो। तो वो जो बच्चा था, वो बच्चा कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाता था, ना मैथ्स में ना साइंस में, और हर बार उसको प्रमोशन में बहुत दिक्कत आती थी। प्रमोशन का अब 8th तक तो ऑटोमेटिक प्रमोशन, अब 9th में क्या होगा फिर। उसके फादर के पास ही, उनके फादर एग्रो इंडस्ट्री चलाते थे, और बहुत उनके पास मेरे ख्याल लगता है 60 से 70 से ऊपर, उन्होंने मुझे बैठ के बताया कि मेरे पास 60-70 से ऊपर पेटेंट है एग्रीकल्चरल टूल्स के, जो फील्ड में काम करते हैं। आई सजेस्टेड हिम कि आप इसको अपनी लोकल जो इंडस्ट्री है उसमें डाल दो, एंड आई एम वेरी हैप्पी द पेरेंट्स लिसन टू मी। 9th के बाद उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया, और उसको जब उसमें डाला
तो उसके बाद उस बच्चे का रंग ही देखने वाला था, क्योंकि उसको वो करने का मौका मिला जो वो करना चाहता था। ओके, तो कई बार किताबी नॉलेज की जरूरत नहीं है। देखो, पॉलिटेक्निक्स आईआईटीज क्यों फेल हुई? क्योंकि वो किताबी नॉलेज पे थी, वहां पे एक फिक्स लैब बना दी। ओके, जबकि जितने भी मिस्त्री हैं, क्या वो पॉलिटेक्निक से निकल के आए हैं? जितने भी कारपेंट्री करके आए हैं, क्या वो कहीं पॉलिटेक्निक आए? नहीं, उन्होंने उस स्किल को लोकल लेवल से गेन किया, लोकल लेवल से। मेरे बहुत सारे, मेरे क्योंकि एज ए प्रिंसिपल मैंने बहुत सारे जितने भी कारपेंट्री वाले या प्लम्बर्स, ये सभी को जो मेजन्स और जो आर्किटेक्ट्स जो थे, मैंने देखा है कि वो उनकी कुछ भी नॉलेज है, उनको कुछ भी पढ़ाई आती हो ना आती हो, लेकिन जिस तरह से वो गुनिया निकालते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर बनाते हैं, जिस ढंग से वो काम करते हैं, प्लम्बिंग करते हैं, वो वाकई फैसिनेटिंग है। ठीक है, तो अप्रोच चेंज करने की जरूरत है हमें। इको क्लब्स, एनवायरमेंटल लिटरेसी में हमने पहले भी किया था। अब कितनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ, ये सबसे सीरियस इशू है, चाहे वो वेस्ट डिस्पोजल से लेके, ओके, राइट, सीवरेज सिस्टम, स्यूएज वेस्ट डिस्पोजल से लेके, ये जितनी भी डिस्पोजल्स हैं, राइट। अब यहाँ पे अवेयरनेस इसलिए वो फोकस करता है क्योंकि नाउ वी हैव टू फोकस, वी हैव टू बी मोर अवेयर एज द डिपार्टमेंट्स, एज एवरीबॉडी इज लूजिंग दिस। तो ये एक्शन ओरिएंटेड कैपेसिटी है, मतलब ये नहीं है कि सिंपल ये क्लब बनाया, अपलोड किया, फोटो डाली और छोड़ दिया। इसकी कंटिन्यूस एक्टिविटी ऑल्टरनेट डेज या ऑल्टरनेट वीक्स या फोर्टनाइटली होनी बहुत जरूरी है, और इस पे स्ट्रेस दे रहा है। और शायद इसकी अभी हर स्कूल को फाइलिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं क्लब्स में। एनफोर्समेंट की बजाय it should be willingness on the parts of schools, leaders and teachers। ठीक है, राइट। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि जी ये नहीं जी, ऐसे नहीं होता, बच्चे ये हो गए, बच्चे वो हो गए। बड़ी अजीब सी स्थिति है जब हम पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि द onus is on children and onus is on teachers, and teachers say कि parents are not listening to them। okay, there's a trust deficit, very serious trust deficit है, very serious trust deficit। कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है पेरेंट्स को, राइट। इस ट्रस्ट डेफिसिट को धीरे धीरे भरना है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन ओरिएंटेड कैपेसिटीज फॉर सस्टेनेबल लिविंग। अब इसमें प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। अब एक भाषा बंदा बोलता है, दूसरा भाषा नहीं बोलता, लेकिन उस मल्टीलिंगुअल या डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंट लैंग्वेज को रिस्पोंड करना हमारी जिम्मेवारी है। ओके, हमें ये चाहिए कि हम दूसरे कल्चर्स को, दूसरे डिफरेंसेस को, ऑल डिफरेंसेस आर टू बी रिक्वेस्टेड, आर टू बी रिस्पेक्टेड। ओके, आर टू बी रिस्पेक्टेड, यानी कि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना जरूरी है सबके बीच में। ह्यूमैनिटी, मानवता, ये सब वैल्यूज सिखाना जरूरी है बच्चों को। ठीक है ना जी। और देखो, वायलेंस के लिए तो ऑलरेडी मीडिया रियल जो लाइव्स हैं, रील्स हैं, वो ऑलरेडी बता रही हैं। अब देखो, आज के दिन सबसे ज्यादा आज के दिन सबसे ज्यादा जो हीरोज हैं, वो बताइए गैंगस्टर्स हैं, है ना, राइट। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने सिस्टम पे, यदि गैंगस्टर्स बच्चों के हीरोज हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वेयर आर वी गोइंग। ठीक है ना, हमारे साइंटिस्ट होने चाहिए हीरोज, राइट, लेकिन गैंगस्टर्स हीरोज हैं। ये जितना भी आपने ये पढ़ा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, लॉ के प्रति ये जितनी भी रिस्पेक्ट है,
that has to be taken care of. ओके उसके बाद इस पर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, वो तो अंडरस्टूड है कि थर्ड लैंग्वेज, लेकिन ये जब कामयाब है जब हम हमारे स्कूल के अंदर दूसरी स्टेट्स की लैंग्वेज को, नॉर्थ वाले साउथ को लगाएं, ईस्टर्न लैंग्वेजेस, ये सब जो हमारे जो 42 के 40 के आसपास हमारे लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, उन सारों को यूज किया जाए। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, इसका मतलब ये हुआ यदि कोई बच्चा हैंडीकैप है तो वो भी ही मस्ट बी इन्वॉल्व, ही मस्ट बी इंक्लूडेड, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी वैसे होना चाहिए, सब कुछ वैसे होना चाहिए। ओके राइट, इन सब की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। हम यदि ये चाहें कि बिना स्कूल्स के या जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं, राइट। अब हमने उनका नाम स्पेशली चैलेंज कर दिया, इंस्टेड हम स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कर दिया, CWSN कैटेगरी बना दी। ये सब क्या है? ये एफर्ट्स हैं इन ऑर्डर टू हैव इंक्लूसिव एंड इक्विटल। हमने राइट टू एजुकेशन के अंडर इन लोअर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनको हमने 25% दिया, उनको सेम लेवल पे पढ़ाने की कोशिश की, जबकि होना तो फ्री चाहिए एजुकेशन, इट शुड बी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, देयर शुड बी एनी प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जो एजुकेशन का ओनस था कंपटीशन प्रिपरेशन से लेके और प्राइमरी तक का, दैट वाज शिफ्टेड टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, एंड दैट हैपेंड, दैट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। कहीं पे क्वालिटी है, कहीं पे स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में रैपो बनाने के लिए हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज का यूज करना है। स्टूडेंट गेम्स, सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट डेज, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन बाय वेयर टीचर्स परफॉर्म, एंड टीचर्स डे सेलिब्रेशन वेयर चिल्ड्रन परफॉर्म। ओके, अभी भी प्रैक्टिसेस हैं और उससे बड़ा हेल्थी एनवायरनमेंट। मैं सेंट जेवियर्स को अभी भी याद करता हूँ, मैं एंड एक बहुत ही सीनियर टीचर है, मैं अपने बेसिकली जो आज मैं हूँ शायद आई कैन डेडिकेट इट टू मिस्टर नरेश शर्मा, who was my mentor, who was a fatherly figure, who was everything for me. Okay, and we gave a very good environment to the students at St. Xavier's. We tried everything. Okay, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पेरेंट्स पार्टिसिपेशन जो है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो गई, बच्चे पैम्पर्ड हो गए, उनकी नेगेटिविटीज भी एक्सेप्टेड हो गई, एंड दैट क्रिएटेड द होल मैस। अब वो कहते हैं कि जो स्किल्स पढ़ाने हैं आपने, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज इंक्लूड करनी है, फिर कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एंड एआई। ये कहते हैं कि एआई मस्ट बी अ कंपल्सरी टूल फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। क्यों? बिकॉज एआई इज द वोग ऑफ द डे। एआई आज के युग में एआई, चैट जीपीटी, लेकिन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो बच्चे होते हैं ना, वो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन ऐसे ही नहीं कहा गया। मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में, मेरी फैमिली में बच्चे हैं, उनमें से जो बड़ा बच्चा है वो क्या करता है, चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस डाल देता है और चैट जीपीटी उनके आंसर्स दे देता है। अब जो उससे छोटा है, वो चौथी पांचवी में, तीसरी चौथी में है शायद, वो तो बड़े वाला तो एक आधा क्वेश्चन डालता है जो उसको समझ नहीं आता, वो क्या करता है, अपनी सारी एक्सरसाइज को स्कैन करके फोटो खींच के चैट जीपीटी पे डाल देता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इट मस्ट हेल्प इन कंसेप्चुअल लर्निंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रैमिंग हो रही है, रॉट लर्निंग हो रही है, रट्टे मारे जा रहे हैं, एक्सरसाइज बेस्ड लर्निंग हो रही है, कंसेप्ट कहीं ना कहीं इज गेटिंग लॉस्ट। ओके, और थिंकिंग स्किल्स डेवलपमेंट, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ओलंपियाड्स, क्विजेज, ये सब डेवलप करना, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही इस नए करिकुलम के सेलिएंट फीचर्स हैं। Let us join hands with CBSE. Let us join hands with our education fraternity and complete the aims and objectives of CBSE. Next part we will be discussing in detail what are the changes in 6th standard and why 6th standard is the most important class. This is Neeraj Sharma for Education and Publish. Please help me grow. Please help me learn. Send me everything, whatever we need to share, whatever difference of opinion we have, everything has to be welcome. You are most welcome to share your feedback. May God bless you.